हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके क्लास 7 के चैप्टर 3 का पार्ट 3 शुरू करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हम लोगों का जो भी नया वीडियो आता है वो आपके यूट्यूब में शो कर देगा, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। और हम लोग के चैनल का जो भी अलग अलग क्लासेस का वीडियो देखने के लिए उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप लोग कोई भी क्लास का वीडियो को डिटेल में अलग अलग चैप्टर के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे क्लास 8 का जो भी वीडियो है वो क्लास 8 के प्लेलिस्ट में जाके क्लास 8 का वीडियो देख सकते हैं। दूसरे क्लासेस का भी वीडियो ऐसे ही देखा जा सकता है। क्लास 7 का वीडियो हो गया, वैसे ही क्लास 6 का वीडियो हो गया। तो अलग अलग क्लासेस का ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप सभी को प्लेलिस्ट में जाके और आप लोग वो क्लास का वीडियो देख सकते हैं। इस पार्ट में हम लोग सबसे पहले डेटा एंट्री के बारे में देखेंगे कि डेटा एंट्री क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग इस चैप्टर में ये एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एमएस एक्सेल में हम लोगों को डेटा एंट्री करना होता है। मीन्स हम नंबर्स, वर्ड्स को, टेक्स्ट को इसमें टाइप करना पड़ता है। तो इस नंबर को, टेक्स्ट को टाइप जो हम लोग करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ टाइप होता है, तो वही डेटा एंट्री होता है। तो डेटा एंट्री करने के लिए क्या करना होता है, तो डेटा एंट्री में सबसे पहले हम लोग अगर नंबर्स को ऐड करते हैं तो डेटा एंट्री के रूप में हम लोग नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। नंबर्स को, कोई भी नंबर्स को ऐड किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल में 25 यहाँ दिया हुआ है, तो 25 को टाइप किया जा सकता है, या कोई भी डेसिमल डिजिट है, डेसिमल रूप में है या नॉर्मल डिजिट्स में है तो उसको भी टाइप किया जा सकता है। इस तरीके के नोटेशंस को भी टाइप किया जा सकता है। अगर कोई सेल, मीन्स कोई सेल है, कोई सेल का साइज़ और उसमें हम लोग बहुत सारे नंबर्स को ऐड कर दिए हैं और वो सेल से भी बड़ा वो नंबर है, तो क्या होता है कि वो नंबर जो होता है वो चेंज होके ऐसा हैश में बदल जाता है। तो उससे क्या होता है कि हम लोगों का जो एक्चुअल नंबर वो नहीं दिखाया जाता है। उसके लिए हम लोगों को उस जो कॉलम है उसका विड्थ हम लोगों को बढ़ाना पड़ता है, खींच के ड्रैग करके। अगर उसका विड्थ हम लोग बढ़ा जाते हैं, जितना बड़ा नंबर है तो वो नंबर शो करने लगता है। यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि जो सेल होता है उसमें नंबर्स भी इंसर्ट किया जा सकता है, टाइप किया जा सकता है, टेक्स्ट भी टाइप किया जा सकता है। टेक्स्ट टाइप करने के लिए हम लोगों को बस उस सेल में क्लिक करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है उस सेल को, और सेल को सेलेक्ट करने के बाद और फिर उसके बाद टाइप करके उस वर्ड को उस सेल में एंटर किया जाता है। और एंटर करने के बाद हम लोग एंटर का कीबोर्ड से एंटर का की टाइप कर प्रेस करते हैं तो वो जो टेक्स्ट होता है वो हम लोगों के सेल में आ जाता है। तो यही तरीका होता है टेक्स्ट को ऐड करने का। अगर कोई भी टेक्स्ट है उसको हम लोग नंबर के रूप में दिखाना चाहते हैं तो कोई भी सेल है तो उस सेल में सबसे पहले अपोस्ट्रोफ टाइप करना पड़ता है कीबोर्ड से। फिर उसका जो भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट हम लोग टाइप करेंगे तो वो नंबर्स के रूप में शो करेगा। ये होता है तरीका। और अगर कोई भी सेल में हम लोग अगर डेट और टाइम टाइप करते हैं तो वो जो डेट और टाइम होता है वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है एंट्री के रूप में। और वो क्या होता है कि अगर कोई दूसरा कोई उस एक्सेल फाइल को खोल के देखता है तो उसको वो डेट और टाइम नहीं दिखाया जाता है, वो बस एंट्री के रूप में सेव रहता है बैकग्राउंड में, डेट और टाइम जो होता है। डेटा इन सीरीज़ में ये बताया जा रहा है कि हम लोग कोई भी सेल में, बहुत सारे सेल में अलग अलग जो सेल होता है, अलग अलग जो सेल होता है उस अलग अलग सेल में हम लोग अलग अलग वैल्यूज़ को भी ऐड इंसर्ट कर सकते हैं। कहीं पे नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं, कहीं पे टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग सेल में हम लोग बहुत सारे डेटाज को इंसर्ट कर सकते हैं। यही बात यहाँ बताया जा रहा है कि यू कैन फिल ए रेंज ऑफ सेल्स अदर विद सेम वैल्यू, या तो एक ही वैल्यू से हम लोग भर सकते हैं या अलग अलग वैल्यूज से भी उसमें ऑटो फिल किया जा सकता है। यही बात बताया जा रहा है। अब आगे में ये दिखाया जा रहा है कि अगर कोई डेटा पहले से ऐड किया हुआ है तो उसको एडिट करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो एडिट करने के लिए हम लोगों को बस क्या करना होता है कि उस सेल को सेलेक्ट करना होता है जिस सेल को एडिट करना है, और फिर एडिट सेल पे क्लिक करने के बाद कीबोर्ड में F2 का बटन होता है। उस F2 के बटन को प्रेस करने के बाद बैक स्पेस की को यूज़ किया जाता है डिलीट करने के लिए, इरेज करने के लिए उस एंट्री को। और उस एंट्री को इरेज करने के बाद बस उस सेल को सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे कीबोर्ड से जो भी चीज़ टाइप करना है, नया टेक्स्ट वहाँ पे टाइप करके फिर उसको हम लोग एंटर का बटन दबाते हैं तो वो जो नया डेटा होता है वो वहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। इफ़ यू वांट टू क्लियर द कंटेंट ऑफ ओनली
द सेल, सेलेक्ट द सेल एंड प्रेस डिलीट की। अगर कोई भी सेल में जो डेटा लिखा हुआ है उसको बस जस्ट डिलीट करना है तो बस उसको सेल को सेलेक्ट करने के बाद, क्लिक करने के बाद बस डिलीट का बटन जो है वो प्रेस करते हैं हम लोग, तो वो डेटा जो होता है वो वहाँ से डिलीट हो जाता है। और अगर कोई भी डेटा डिलीट हो गया है और उस डेटा को हम लोग वापस लाना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना होता है कि अंडू बटन पर क्लिक करना होता है टूल बार में जाके, तो वो हम लोगों का जो डेटा होता है वो अंडू हो जाता है, मीन्स हम लोगों का डेटा वापस आ जाता है। अंडू करने का एक और तरीका होता है, कंट्रोल Z दबा के हम लोग कोई भी डेटा को वापस ला सकते हैं जो भी चीज़ डिलीट हो चुका है पहले से। अब आगे देखते हैं हम लोग कि सेल रेफरेंसिंग क्या होता है। तो जो सेल रेफरेंसिंग होता है वो जैसे कोई एक सेल है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ कि कोई एक सेल है, तो अलग अलग जो सेल होता है वो अलग अलग सेल का एक एड्रेस होता है। तो जो एक सेल होता है, अलग अलग जो सेल होता है उन सब का एड्रेस होता है, अलग अलग एड्रेस होता है। कोई भी सेल है उन सब सेल्स का अलग अलग एड्रेस होता है। तो जैसे मैं कोई एक सेल है जो कि कॉलम ए का सेल है और वो रो 8 में है, तो उस सेल का नाम जो होता है वो A8 कहलाएगा। वैसे ही अगर कोई सेल सी है और उसका जो रो है वो 7 है तो उसको हम लोग C7 कहेंगे। अगर कोई कॉलम बी है और उसका जो रो है वो 2 है तो वो B2 रो कहलाएगा। तो इसी को हम लोग सेल रेफरेंसिंग कहते हैं। ये ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो इसी को हम लोग सेल रेफरेंसिंग कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि फाइंड एंड रिप्लेस डेटा क्या होता है। जैसे कोई डेटा है उसको हम लोग खोज कर और उसको हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे कि बहुत सारा डेटा इंसर्ट किया हुआ रहता है वर्कशीट में और उस डेटा को पहले खोजना पड़ता है, तो खोजने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि फाइंड एंड रिप्लेस का एक ऑप्शन होता है वर्कशीट में, उसको हम लोग बहुत आसानी से कोई भी डेटा को खोज सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा सेल होता है, बहुत सारा बॉक्स होता है और कितने बॉक्सेस में हम लोग चेक करेंगे। इसलिए फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का इस्तेमाल करके कोई भी डेटा को फाइंड करके और फिर उसको रिप्लेस किया जा सकता है, हटा के दूसरा डेटा वहाँ पे इंसर्ट किया जा सकता है, टाइप किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि होम टैब में जाना होता है। फिर उसके बाद वहाँ पे एक फाइंड का ऑप्शन होता है, यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन है, उस पर हम लोग जैसे क्लिक करते हैं तो एक ऐसा विंडो खुल जाता है। इस विंडो में हम लोगों को क्या जो फाइंड करना है उसका नाम यहाँ पे टाइप कर देना होता है। फिर उसके बाद उस वर्ड्स को टाइप हटा के खोज के फिर उसके बाद उस जगह पे कौन सा लेटर टाइप करना है, कौन सा लेटर आना चाहिए उस जगह पे। जैसे एक सेल है उसमें इंग्लिश लिखा हुआ है, तो उस सेल को मैं इंग्लिश को सर्च करेगा वर्कशीट और फिर उसको सर्च करके और उस सेल में दूसरा जो भी डेटा हम लोगों को उसके जगह पे लाना है रिप्लेस करके, तो उसको हम लोग रिप्लेस विथ वाले बॉक्स में टाइप कर देंगे। फिर उसके बाद रिप्लेस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग का जो डेटा है वो रिप्लेस हो जाएगा वहाँ से। अब आगे देखते हैं हम लोग कि कोई भी एक्सेल है उसमें कैलकुलेशंस कैसे किया जा सकता है, सिंपल कैलकुलेशंस, बेसिक कैलकुलेशंस कैसे किया जा सकता है। तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बेसिक कैलकुलेशन करने का क्या तरीका होता है। जैसे कि यहाँ पे ये एक्सेल है, यहाँ पे एक विंडो खुला हुआ है, इसमें एंटरटेनमेंट नाम का एक जो बिल है वो दिया हुआ है, जैसे CD का, केबल टीवी का, वीडियो का, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ का यहाँ पे दाम दिया हुआ है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो उस कैलकुलेशन को, जैसे यहाँ पे एंटरटेनमेंट नाम का जो बिल बना हुआ है उस बिल को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है कि जैसे यहाँ पे एक C6 नाम का एक सेल है, उसमें कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेट करके CD का दाम जो है वो बताना है। तो वो CD का जो कॉम्पैक्ट डिस्क का दाम है उसको जोड़ने के लिए फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि इन दिस सेक्शन यू विल लर्न, यहाँ पे इस सेक्शन में बताया जाएगा कि कैसे एक्सेल में हम लोग बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं, टाइप करके फार्मूला को टाइप करके सेल के अंदर में कैसे कैलकुलेशन में किया जा सकता है। तो जो बहुत सारा कॉलम है उन सारे कॉलम्स का एक साथ में कैलकुलेशन करके एक सेल के अंदर में उसका कैलकुलेशन दिखा दिया जाता है वर्कशीट में। तो वर्कशीट बहुत हेल्पफुल होता है इस तरह के कैलकुलेशन करने के लिए। तो क्या करना होता है कि जैसे C6 में हम लोगों को कैलकुलेशन चाहिए, एडिशन चाहिए, तो वहाँ पे C6 वाले सेल में क्लिक करेंगे हम लोग और फिर उसका फार्मूला टाइप करेंगे और एंटर की जैसे ही टाइप करेंगे तो हम लोगों का जो फार्मूला है वहाँ पे ऐड करके जो भी चीज़ का हम लोग फार्मूला डाले हुए हैं, ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए या मल्टीप्लाई करने के लिए, एवरेज निकालने के लिए, जो भी चीज़ का फार्मूला वहाँ पे टाइप किया गया है तो वो टाइप करने के बाद वहाँ पे उसका रिजल्ट वहाँ पे दिखा देगा। और फार्मूला बार में भी वो जो फार्मूला है वो वहाँ शो कर देगा। फार्मूला बार यहाँ पे होता है, एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, ये होता है फार्मूला बार, ये वाला जो
बॉक्स है, ये फार्मूला बार बॉक्स है। यहाँ पे भी दिखा है, तो सेल पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं उस सेल में भी फार्मूला दिखाता है और फिर उसके बाद इस फार्मूला बार में भी वो फार्मूला दिखाने लगता है। तो यही तरीका होता है फार्मूला टाइप करने का। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है CD का दाम यहाँ पे C6 वाले कॉलम में दिखा देगा। जो ये वाला जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स एक्टिव सेल दिखाई दे रहा है, ये हम लोगों का C6 सेल है। यहाँ पे वो जो है फार्मूला यहाँ पे शो कर देगा। फिर उसके बाद जैसे बताया जा रहा है कि कोई भी जो फार्मूला हम लोग टाइप करते हैं, तो वो फार्मूला को टाइप करने से पहले इक्वल टू का साइन टाइप किया जाता है। तो इक्वल टू का साइन टाइप करने के बाद जो भी सेल का, जैसे 2 सेल्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो जैसे A8 सेल है तो पहले इक्वल टू साइन डालेंगे, A8 सेल डालेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का निशान डालेंगे सिंपल। और फिर उसके बाद मान लीजिए कि B1 को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो B1 टाइप करके इंटर जैसे ही करेंगे तो हम लोगों का जो रिक्वायर्ड सेल है उसके अंदर में उसका एडिशन मल्टीप्लिकेशन दिखा देगा। तो यही तरीका होता है ये करने का। यहाँ पे देखिए जैसे सेल के अंदर में पहले, इससे पहले जो विंडो दिखाया जा रहा था वहाँ पे ये खाली था और यहाँ पे फिल हो गया है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन था वो कैलकुलेशन हो गया है। तो मैथ्स में मैथ्स का जो ऑपरेटर होता है एक्सेल के अंदर, वो कौन कौन सा ऑपरेटर होता है जैसे प्लस का साइन जो होता है वो ऐड करने के लिए होता है, सब्ट्रैक्ट का साइन जो होता है वो सब्ट्रैक्ट करने के लिए होता है। ये जो मल्टीप्लाई के लिए जो साइन होता है वो इस तरीके का साइन होता है, स्टार का साइन होता है। और डिवाइड करने के लिए इस तरह का स्लैश टाइप करना होता है, तो वो डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी बताया जा रहा है, तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं कि कोई भी जो हम लोगों को कैलकुलेशन करना है उसके लिए फंक्शन का भी इस्तेमाल करके हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो ऑटो सम के अंदर में होता है। ऑटो सम का एक बटन होता है MS एक्सेल में, उस बटन पर हम लोग जैसे क्लिक करते हैं तो अपने आप से बिना फार्मूला टाइप किए हम लोगों का जो कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेट हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, तो होम टैब में हम लोग जाके सम बटन पर क्लिक करते हैं, एडिटिंग ग्रुप में, होम टैब में जाके एडिटिंग ग्रुप में जाकर और फिर उसको सम वाले बटन पर क्लिक करते हैं। सम का बटन इस तरीके का होता है, सिंबल दिया हुआ रहता है। उस पर हम लोग जैसे क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे एक विंडो खुल जाता है और उस विंडो में हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, एवरेज निकालना है। तो वहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करके और एंटर का बटन जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम लोगों का वहाँ पर जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत आसानी से कैलकुलेट होकर फार्मूला बार में दिखला देता है उसका आंसर। फार्मूला बार आप सभी को याद करना होगा, यहाँ पे फार्मूला बार होता है। चैप्टर का शुरुआत में ही बताया गया था, ये फार्मूला बार था हम लोगों का, जो पतला सा ये बॉक्स दिखाई दे रहा है और यही फार्मूला बार में हम लोगों का फार्मूला शो करता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो उसके लिए क्या करना होता है, तो मैंने इसको बता दिया जो स्टेप होता है वो करने का। एक बार आप सभी अपने बुक में भी ओवरव्यू कर लीजिएगा तो आप सभी को पता चल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे वो एग्जांपल के रूप में बताया जा रहा है कि टू ऐड अप द टोटल ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ जनवरी, मीन्स पूरे जनवरी का एक्सपेंस जो है, जो खर्च है उसको ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करना होता है, तो हम लोग जस्ट फंक्शन जो होता है, फंक्शन एक तरीके का प्री रिटन फार्मूला होता है। मीन्स फार्मूला जो होता है वो फार्मूला पहले से टाइप किया हुआ रहता है। जैसे हम लोग पिछले पेज में देखे कि फार्मूला को टाइप करना पड़ता था, बट फंक्शन में जाकर हम लोगों को फार्मूला को टाइप नहीं करना पड़ता है, वो फार्मूला पहले से टाइप किया हुआ रहता है, फार्मूला पहले से इंसर्ट किया हुआ रहता है, ऐड किया हुआ रहता है MS एक्सेल में। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है, जस्ट हम लोग सम पे क्लिक करते हैं। सम का जो सिंबल होता है इस तरीके का होता है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। तो इस सम फंक्शन पर हम लोग जैसे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एक विंडो खुलता है और वहाँ पे पूछता है कि वहाँ पे कौन कौन से सेल का सम करना है। तो वहाँ पे हम लोग सेल का जो रेंज है, वो सेल का रेंज वहाँ पे हम लोग इंसर्ट कर देते हैं और सेल का रेंज इंसर्ट करने के बाद एंटर का की जैसे हम लोग प्रेस करते हैं तो जो कैलकुलेशन है हम लोगों का कैलकुलेशन वहाँ पे शो कर देता है। तो यही तरीका होता है हम लोगों का ऑटो सम फंक्शन का इस्तेमाल से कैलकुलेशन करने का। तो यही आज का टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट होता है। अब आगे के टॉपिक में हम लोग आगे देखेंगे यूज़ ऑफ फंक्शन इन एक्सेल, फंक्शन का कैसे इस्तेमाल किया जाता है और डिटेल में देखेंगे। तो वो नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए गुड डे, थैंक यू।